मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय की क्लास में एक बार। और विज्ञान विषय में हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं बेटा, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। हमने देखा कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव किस तरह से हमारे लिए लाभदायक थे, कहाँ कहाँ उपयोग में ले सकते हैं हम लोग उनको, ये भी हमने देख लिया। कल से हम लोग पढ़ रहे हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव। कल हमने देखा था मनुष्य में रोगकारी या रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव। आज हम लोग देखेंगे जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। जंतुओं में कौन कौन से रोग जो है सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं वो भी हम देख रहे हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्यों और पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग के कारक हैं या रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ देखिए, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेसिस रोग का कारक है। तो ये देखा आपने कि किस तरह से केवल मनुष्यों में ही रोग उत्पन्न नहीं करते हैं सूक्ष्म जीव, अन्य जंतुओं में पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। मतलब एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया है वो मनुष्यों में भी रोग का कारक है, तो मवेशियों में भी, दुधारू जो पशु होते हैं उनके अंदर भी वो रोग का कारक है। चौपाया पशु जो हम पालते हैं, गाय भैंस बकरियों में, इनमें भी जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। खुर पक्का, मुंह पक्का आपने सुना होगा, ये वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं जंतुओं में। अगला टॉपिक है आपका पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। चलिए, अब वनस्पति में या पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव, यानी यहाँ भी हानि पहुँचाते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। देखो बेटा, रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है, इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? सेंटेंस का अर्थ सीधा सा है कि जब बहुत बढ़िया फसल होगी तो उसका उत्पादन अच्छा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, दाम भी उसके अच्छे मिलेंगे, मार्केट वैल्यू अच्छी होती है उसकी। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा फल में, ठीक है, सब्जियों में, इनमें रोग लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो वो इतनी अच्छी गुणवत्ता उनकी नहीं रह पाती है, प्लस जितना हमने अनुमान आंका था कि लगभग इतना हो जाएगा, इतना उत्पादन हमको मिलेगा, वो भी घट जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ % इसका ये नष्ट कर देते हैं सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो। तो रोग के कारण फसल की उपज में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। देखेंगे नीचे हम लोग सारणी 2.2 में कि कुछ पौधों में होने वाले कॉमन रोग कौन से हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बिल्कुल आपने देखा होगा, अगर आपके भी घर में खेती का कार्य होता है या परिवार में कोई खेती का कार्य करता है तो पेस्टिसाइड्स वगैरह या रोगाणुनाशक उनको छिड़कते हुए दवाइयाँ देखा होगा आपने, वो इसीलिए होता है, रोग नियंत्रण के लिए ही। सारणी 2.2 देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। और ये सारणी आपको बनानी है, जैसे आपने जंतुओं में मनुष्य में रोगकारक रोगाणुओं की सारणी बनाई थी और लक्षण लिखे थे, वैसे ही सारणी को आपको बनाना है। देखिए, पादप रोग, नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग क्या होता है, इसमें नींबू के ऊपर गहरे भूरे रंग के चकत्ते बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, और ये जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, संचरण का तरीका क्या है, कैसे फैलता है ये जीवाणु? वायु के द्वारा। फिर गेहूँ की रस्ट। इसमें क्या होता है, गेहूं की बाली को जैसे ही छूते हैं हम लोग तो चूर्ण निकलता है, ठीक है ना। सफ़ेद रस्ट भी होता है और ब्लैक रस्ट भी होता है। तो ठीक है, अगर ब्लैक रस्ट रोग होगा तो काले रंग का चूर्ण बनेगा, वाइट रस्ट होगा तो सफ़ेद रंग का पाउडर, यानी कवक के द्वारा होने वाला रोग है ये। और इसमें बिल्कुल पाउडर की तरह, जैसे इल्ली वगैरह गेहूँ वगैरह को खा करके कैसे आटे जैसा बना देते हैं, वैसे इसके अंदर रस्ट झड़ती है। वायु एवं बीजों के द्वारा फैलता है। अगर बीज जो है कॉन्टामिनेटेड है, सीड्स, अगर उनमें ये कवक लगा हुआ है तो उससे उत्पन्न जो फसल होगी उसमें ये रोग होने की संभावना रहती है। अब भिंडी का पीत सिरा मोजेक या येलो सिरा मोजेक वायरस जनित रोग है ये, ठीक है, और कीटों के द्वारा फैलता है। अगली जो हानि है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाली, वो देखिए, खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग। डॉक्टरों को कहते हुए सुना होगा आपने, फूड पॉइजनिंग हो गई, इसलिए पेट खराब हो गया, ठीक है ना, इसलिए तबीयत खराब हो गई। तो फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता क्या है? देखो, बूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए, है ना। अनेक प्रकार के, आपको पता है शादी में तो सभी तरह के व्यंजन होते हैं, मिठाइयाँ, चावल, इसके अलावा भी मिठाइयों में भी कई प्रकार होते हैं। घर आने पर उसे वमन या उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है, यानी डॉक्टर ने क्या कहा कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन,
यानी विष कैसे बन जाता है। फूड पॉइजनिंग मतलब फूड का पॉइजन बन जाना, फूड का जहर बन जाना। तो भोजन विष कैसे बन गया। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। देखो अगर भोजन जो है कॉन्टामिनेटेड है या सूक्ष्म जीव उसके अंदर हैं, तो वो सूक्ष्म जीव अपनी जो जैविक क्रियाएं करते हैं, जैसे श्वसन है, गुणन है, उसके दौरान कुछ विषैले या टॉक्सिक पदार्थ बनाते हैं बेटा। उसी के कारण वो भोजन जो है वो जहरीला हो जाता है। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। और ज़्यादातर बारिश के दिनों में, गर्मियों में, जब सूक्ष्म जीवों की गुणन करने की क्षमता या वृद्धि करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि उनको भी उपयुक्त टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी वृद्धि करने के लिए। तो जब ह्यूमिडिटी वाला या बारिश के शुरुआती दिनों में, या फिर जब मौसम चेंज होगा, जैसे गर्मी से सर्दी आएगी, गर्मी से बारिश आएगी, तो उस समय जो है वो ये सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है, इनका गुणन होता है। तो इस समय हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो है बासी चीज़ें सेवन ना करें, ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं, इतनी क्वांटिटी में बनाएं कि वो एक टाइम में खप जाए, ठीक है ना। ऐसा करना चाहिए हमको, ऐसा ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग जो है वो फूड पॉइजनिंग से बच सकें। अब खाद्य परिरक्षण, चलिए सूक्ष्म जीव तो क्या करेंगे, हानि करते रहेंगे, क्योंकि हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो भी एनवायरनमेंट में या वातावरण में रहते हैं। लेकिन उनसे किस तरह से बचाव किया जाए, कैसे हम लोग जो है वो खाद्य परिरक्षण कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानि से किस प्रकार बचा जा सकता है, वो देख रहे हैं हम यहाँ। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। देखा ना आपने, अगर हम लोग खुले में ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको, तो 2 दिन बाद ब्रेड के ऊपर, 2 दिन बाद में ब्रेड के ऊपर फफूंद आ जाती है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित करते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, यानी सड़न पैदा कर देते हैं उसके अंदर। इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर जीव जा कर के गुणन करते हैं, श्वसन करते हैं। उस दौरान ये कुछ टॉक्सिक केमिकल्स निकालते हैं या सड़न उत्पन्न करने वाले पदार्थ जो बनाते हैं। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें खा नहीं पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती थी कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें। यानी पहेली ने क्या कहा कि आम लेके आई थी पहेली, और उसको 2-4 दिन तक वो खा नहीं पाई, तो वो तो सड़ गए। लेकिन वो ये जानना चाहती थी, उसको ये कन्फ्यूज़न था कि आम इतनी जल्दी सड़ गए, लेकिन अचार जो है वो सालों तक चलता है, क्यों नहीं सड़ता है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन किया। तो किस प्रकार हुआ ये कि आम तो सड़ गए, लेकिन आम से बना अचार जो है वो ख़राब नहीं हुआ। तो खाद्यों को हम बचा सकते हैं, कई तरीके से परिरक्षण कर सकते हैं। उनका सामान्य तरीके हमारे घर में ही मौजूद होते हैं, आपने देखे भी होंगे ज़रूर। वो तरीके क्या हैं आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, अपने घरों में करते हैं। देखें, हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। खाद्य को परिरक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए, सूक्ष्म जीवों से बचाना चाहिए। पहला है रासायनिक उपाय, है ना, कुछ केमिकल्स के द्वारा। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। देखो अंडरलाइन कर लो, अचार में इसीलिए तेल डाला जाता है कि कोई भी सूक्ष्म जीव जो है वो तेल को पार करके अचार तक नहीं जा सकता। इसी प्रकार नमक है वो भी एक परिरक्षक का कार्य करता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। सिरका डालते हैं ना, क्योंकि अम्लीय माध्यम में भी बैक्टीरिया जो है वो बहुत अधिक ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, तो वो भी क्या करता है, एक परिरक्षक रसायन के रूप में काम में आता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोइट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये ध्यान रखने आपको, नाम प्रश्नों में पूछे जाते हैं कौन कौन से रसायन हैं, ठीक है, कहाँ काम आते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोइट जैम और स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है। जैम और जेलियाँ वगैरह बनाते हैं ना, लंबे समय तक वो क्यों नहीं ख़राब होता, सॉस वगैरह, उनके अंदर ये परिरक्षक या रसायन मिलाए जाते हैं, सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप लोग करेंगे किस तरह से हम लोग जो रसायनों के उपयोग के द्वारा खाद्य का परिरक्षण कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या होती है ना, खाद्य परिरक्षण क्या है,
तो ये आपको, और एक ये सारनी, ये सारा सब कुछ आपको यहाँ से करना है बेटा।